सबसे पहले तो देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम देखो, अगर कोई मास ऑब्जेक्ट है और अगर ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो लीनियर मोमेंटम बोलता है लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है ये? इसी ऑब्जेक्ट की जिसका आप मास ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मास इसका और वेलोसिटी किसी और ऑब्जेक्ट की। तो दिस इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज m इंटू वी। अब बताओ वेलोसिटी स्केलर है वेक्टर? वेक्टर। मास स्केलर है वेक्टर? स्केलर। तो अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल रिमेन ए वेक्टर। तो इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर है तो लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर ही होगा। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की होगी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम इज दिस। इसकी एसआई यूनिट बोलो क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी की? तो केजी मीटर पर सेकंड विल बी द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ किसकी? वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आई बात? ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? तो लीनियर मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम सेम हो सकता है, भले उनका मास अलग हो, वेलोसिटी अलग हो, लेकिन प्रोडक्ट अगर सेम है तो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बॉडी है मान लो 20 केजी की, ये मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से। एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है ओनली एंड ओनली 2 केजी का, और ये मूव कर रहा है आपका 20 मीटर पर सेकंड से। इसका मोमेंटम कितना होगा? 40 केजी मीटर पर सेकंड। इसका भी मोमेंटम कितना होगा? 40 केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आएगा लीनियर मोमेंटम? लिख लिया था ये कल, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम हमें पता है, तो अच्छा इनर्शिया क्या बताया था मैंने कल? लीनियर मोमेंटम डन। व्हाट इज इनर्शिया? क्या था? मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल ट्राई टू कीप एट रेस्ट। दिस ऑब्जेक्ट, दिस property of this object, this tendency of a body to remain in the same state of motion or rest, this tendency, इसको हम क्या बोलते हैं? inertia। तो basically inertia is the property of a body, ये definition है। inertia is the property of a body by virtue of which the body resists the change in its state of motion or rest। बात समझ में आई? अब मोशन में भी डायरेक्शन भी आ जाएगी और स्टेट ऑफ मोशन बोले तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चीज आ जाती है, ठीक है। ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया को हम किस में मेजर करते हैं? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई? मास की टर्म्स में हम इनर्शिया को मेजर करते हैं, मतलब ग्रेटर इज द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया, लोअर द मास लोअर इज द इनर्शिया। समझ में आ गई बात? ठीक है। इनर्शिया आपका 3 तरह का होता है। टाइप्स बोलो, तुम बोलो। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, वो बिना किसी वो अपने आप से चलना शुरू नहीं कर देगा,
रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है। इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। बात समझ में आई? तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकता जब तक उस पर बाहर से फोर्स ना लगे। ठीक है, एग्जांपल लिया था हमने, मान लो रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, ऊपर से सीधी नीचे गिर रही हैं। हमें ऐसा तो नहीं होता ना, घर के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर घुस के हमारे मुंह पे आ रही हैं, कभी ऐसा हुआ है? नहीं। तो डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होती। ड्रॉपलेट्स भी अपनी डायरेक्शन कब चेंज करती है? रेन ड्रॉप्स, जब हवा चलती है, हवा का जो फ्रिक्शन लगती है उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होती है। अदरवाइज अपने आप अपनी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं कर सकता। सो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया? ये सब कल लिखा दिया था हमने। चलो अब हम बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। पहला है फर्स्ट लॉ। पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? बोलो क्या था? हाँ, क्या होता है? तो समझाया तो था। समझा दो, कोई बात नहीं, इंग्लिश छोड़ो, समझा दो मुझे क्या होता है। मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई ना हो, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ना हो। समझ में आया? स्टेटमेंट लिखिए। फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अगर तुम्हारी भी नहीं है ना, पिछली कल वाली कहाँ है? लिखी थी कि नहीं? कहाँ लिख रखी है? अच्छा, लिख रखी है, तुम्हारे पास भी है इसके नोट्स? तो सुन लो, कोई बात नहीं, लिखो, रहने दो, सुन लो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द बॉडी will, or we can say, if a body is at rest or in motion, the body will remain in the same state of rest or motion unless some external force is applied on it. जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट चेंज नहीं होने वाली। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ। क्योंकि ये लॉ हमारा इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी से काफी रिसेंबल करता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई? हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया तो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होने वाली। फोर्स लगाएंगे तभी उसकी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज होगी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिंपल था बिल्कुल। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखो, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, बड़ी सी ट्रेन मान लेना भाई इसको, ठीक है। मान लेते हैं ये 10,000 kg की है फॉर एग्जांपल, कम वजन लिया है मैंने, ठीक है। ये और ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरा, ये एक बाइसिकल है, इसके ऊपर आदित्य बैठा है, ठीक है, और ये भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम। लेकिन इसका मास 10,000 kg है, इसका कितना लूं? 50 किलो ले लूं? बहुत है सर, मैं तो 20 किलो का हूं। आदित्य नाम है ना? शिवा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 100 किलो ले लूं। साइकिल बाइसिकल है भाई, मान लो मोटरसाइकिल है, ठीक है। आपको इन दोनों को रोकना है, इन दोनों को रोकना है। इसको भी रोकने का टाइम आपके पास 10 सेकंड है, इसको भी रोकने का आपके पास टाइम 10 सेकंड है। दोनों को 10 सेकंड के अंदर आपको रोकना है। किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? इस पे। अब मुझे बताओ, इसका मोमेंटम मान लेते हैं P1 है, इसका मोमेंटम है P2। फाइनल मोमेंटम तो दोनों का क्या होना है? क्योंकि वेलोसिटी 0 होनी है। अब मुझे बताओ, टाइम दोनों का सेम है, इसका मोमेंटम और इसमें से ज्यादा किसका है?
P1 का ज़्यादा है P2 से, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, भले ही वेलोसिटी सेम हो। दोनों को रोकना है तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? ट्रेन का ज़्यादा होगा कि नहीं? इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, डेल्टा टी बोले तो कितना टाइम लगा, डेल्टा मतलब चेंज इन टाइम, 10 सेकंड है यहाँ पे टाइम सेम है, मोमेंटम दोनों का बड़ा है, फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? क्योंकि इसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है। बस ये न्यूटन सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। बात समझ में आई? किसका रेट ज्यादा है लीनियर मोमेंटम के चेंज का? ट्रेन का। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम ज्यादा था, टाइम सेम है दोनों का, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हुआ कि नहीं? ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका कितना हो जाएगा? 1,00,000 है ना, 10 4 जीरो है, 1 जीरो, ये 5, 10 जीरो, इसका ये है चेंज इन मोमेंटम 10 लाख से 1,00,000 से जीरो, और इसका मोमेंटम कितना है? 1,000। इसका 1,000 से जीरो होना है, तो 1,00,000 अपॉन 10 सेकेंड, 1,000 अपॉन 10 सेकेंड, ज्यादा कौन सा हुआ? फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा? जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ने यही बताया था हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे जो वर्ड है एक्सटर्नल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनलिटी का। जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, वी नीड टू पुट सम कांस्टेंट, और इस केस में ये कांस्टेंट आता है आपका 1। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखिए पहले। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिखिए। जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर से लिख लो फिर से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अगली लाइन में लिखिए दैट इज करके, दैट इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मान लेते हैं, इधर देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u है, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v, और यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगा वो लगा t। तो यहाँ पे डेल्टा p कितना हो जाएगा? मास m ले लेते हैं, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन f इज इक्वल टू डेल्टा p क्या हो जाएगा? फाइनल लीनियर मोमेंटम। डेल्टा p क्या है? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अपॉन में डेल्टा t। व्हाट इज फाइनल लीनियर मोमेंटम? mv। व्हाट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम? mu। अपॉन में कितना टाइम लगा? डेल्टा t कितना है? t। m कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज v माइनस यू अपॉन टी? क्या होता है ये? एक्सलेशन। तो f इज इक्वल टू ये, दिस इज द रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, f इज इक्वल टू m में। ठीक है, अब देखो इधर, अगर फोर्स लगेगा x एक्सिस की तरफ तो एक्सलेशन भी किधर होगा? x एक्सिस के अलोंग। अगर फोर्स लगता है y एक्सिस के अलोंग तो एक्सलेशन भी किधर होगा? y एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से फोर्स जिधर भी लगेगा एक्सलेशन भी उधर ही होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, ये है। क्या न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव कर सकते हैं हम? सोचो, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? कि अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया बाहर से, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट विल रिमेन। क्या हम प्रूव कर सकते हैं इससे? सोचो कैसे।
लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन सेम। स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन सेम इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या था? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। बोलो यस और नो। और फाइनल लीनियर मोमेंटम में भी क्या था? एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। ये क्या आ गया? एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? अगर इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो हम बोल सकते हैं v माइनस यू, मतलब ये वाली टर्म एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी विल बी इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ये एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो। बोले तो एम वी इज इक्वल टू, एम से एम कैंसिल, बोले तो v इक्वल टू यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ? क्या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई? हो गया प्रूव कि अगर हमने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया तो स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन। समझ में आ गया? लिखो, इसके नीचे एक लाइन लिखवाऊंगा। दिस इज बेसिकली व्हाट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। लिख लिया? समझ में आ गया? तो इसके नीचे एक लाइन लिखिए, if external force is zero, if external force is zero, comma, initial velocity is equal to final velocity. Initial velocity is equal to final velocity. Means velocity is constant. Velocity remains constant. Means velocity remains constant. Hence state of motion remains same. ठीक है? तो F इजिकल टू एम में, दिस इज द रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। F इजिकल टू एम में पे क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखिए, तीनों इक्वेशन याद है? बोलो पहली इक्वेशन क्या थी? यस। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, तो क्वेश्चन लिखिए, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन is applied on a block of mass
of mass 20 kg of mass 20 kg for FOR 10 seconds. For 10 seconds. Full stop. If the block is initially at rest, then find first part. Multiple parts हैं इसके. First part. Then find first part acceleration in the body. Second part velocity after 10 seconds. Velocity after 10 seconds. Third part displacement covered in 10 seconds. Fourth part velocity time graph. Draw its VT graph. करिए. डायग्राम बना के करना क्वेश्चन. डायग्राम बनने से आसान हो जाता है क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आया? हो गया शिवांश? कितना मास कितना है? 20 kg. फोर्स कितना लगाया? 100 न्यूटन. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी आर कंसिडरिंग देयर इज नो फ्रिक्शन. कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, केवल अप्लाइड फोर्स है. कितना? ये. ठीक है. t इक्वल टू 0 पे ये चलना स्टार्ट हुआ यहाँ से, क्योंकि फोर्स लगा है तो एक्सीलरेट करेगा. और ये टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे कुछ आगे पहुंच गया होगा, है कि नहीं? 10 सेकेंड पे आके पहुंच गया. अब देखो, फोर्स है 100 न्यूटन, मास है 20 kg. सबसे पहले F इक्वल टू m में फोर्स कितना है? 100 न्यूटन. मास कितना है? 20 kg. एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम देखो, एक्सलेशन है हमारे पास, एक्सलेशन आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम। मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी v है, तो v है, u है, t है, a है, सब कुछ है। कौन सी इक्वेशन लगेगी? बोलो क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है चाहिए हमें, u कितना है प्लस a कितना है, टाइम कितना है, कितना आ गया बोलो, 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। और क्या निकालना था हमें? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं? सेकंड। बोलो क्या है? यस, एस इक्वल टू यू टी प्लस, अब वैल्यूज पुट करो, u कितना है 0 प्लस हाफ, a कितना है 5, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, कितना आ गया 250 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 250 मीटर। और क्या पूछा था? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिखाना जरा कैसा बनाया। दिख ही नहीं रहा, कहाँ बनाया? अरे तो इसमें एक्सिस तो बना दी, इसमें ग्राफ भी तो बनाओ। कहां से शुरू होगा ग्राफ? 0 से। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0। और वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सलेशन में स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई कितनी 50। देखना समझ में आया? ये ग्राफ बनेगा। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना है ये, लिखो, ए बॉडी ऑफ मास 4 kg, a body of mass 4 kg moving with happen। दूसरा है, देखो तो पेन खाली हो गया। है, चलो लिखो, क्या बोला था मैंने? ए बॉडी ऑफ मास 4 kg is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। find the amount of force, find the amount of force required, find the amount of force required to stop the block, in 5 seconds, in 5 seconds। ध्यान से करो, क्वेश्चन कीजिए।
हम्म, 57.6. हम्म। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पहले? एसआई यूनिट्स में लिखते हैं, हाँ मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई, कितना आया है? क्यों नहीं करा? करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। एसआई यूनिट्स यूज करते हैं हम, स्टैंडर्ड्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? स्टॉप करना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? पहले तो बता, एक्सलेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? रिटार्डेशन होगा। कितना होगा? कितना टाइम चाहिए? कितने टाइम में रोकना है इसको? टी इक्वल टू 5 सेकेंड है, कितना है? 5 सेकेंड में रोकना है इसको। रोको, बोलो बताओ, इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। एक्सप्रेशन कितना आया? हम्म, बिल्कुल, कोई से भी एक्सप्रेशन का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कितना आ गया? -4। एक्सप्रेशन इज -4। और हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम में फोर्स हमें चाहिए, मास कितना है, एक्सप्रेशन कितना है, तो आंसर कितना आ गया? माइनस मतलब अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा? इस पे, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया? इसका मतलब ये है बस। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लिखो, ए बॉडी ऑफ मास, a body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg resting on a smooth surface, resting on a smooth surface, full stop, if a force of if a force of 50 newton 50, if a force of 50 newton is applied along horizontal direction, then find the time after which its velocity becomes 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। करो। हम्म हम्म
ये देखो एग्जाम्पल 8.1, एग्जाम्पल देखो ये खोल के दिया है मैंने, 8.1 है। आपका क्या आंसर? क्वेश्चन क्या था बोलो? हम्म, हाँ बोलो, मास कितना है, फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। रेस्टिंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी गिवन है कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल होता है ना? और कितने टाइम बाद ऐसा होगा ये हमें टाइम चाहिए। हम जानते हैं a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। v पता है, u पता है, अगर a पता चल जाए तो टाइम आ जाएगा कि नहीं? या फर्स्ट इक्वेशन देख लो, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? v इक्वल टू यू प्लस, v पता है हमें, u पता है, a अगर पता चल जाए तो टाइम पता चल जाएगा, है ना? अब देखो a कैसे पता चलेगा? f इक्वल टू m में फोर्स कितना है, मास कितना है, एक्सलेशन कितना आ गया। अब ये a की वैल्यू यहाँ पुट करो, 40 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी, तो t कितना आ गया? समझ में आया? लिख लो इसको और ये वाला क्वेश्चन करो, तुम्हारी बुक में भी है ये वाला, दिखाना। आप देखो, मैं क्यों बताऊं, जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा। उसके में से करो तुम, कोई कर लो।